तीन गरीब काली बेटियों की विदाई। धामू बाजार में ठेले पर सब्जियां बेच रहा होता है। आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो, हरी सब्जियां ले लो। आओ आओ भाई, आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो। भाई साहब, जरा आधी किलो आलू तो देना। हाँ हाँ बहन जी, ये लीजिए, अभी के अभी तोल देता हूँ। धामू आधी किलो आलू तौल देता है और उस औरत को दे देता है, जिसके बाद वह बाजार में ठेले को यहाँ से वहाँ ले जाकर लोगों को सब्जियां बेचता रहता है। इसी प्रकार उसका रोजमर्रा का खर्चा चल रहा था। शाम होते होते धामू कमाए हुए पैसों में से कुछ दवाइयां खरीदता है और घर को लौटने लगता है। अरे भाई, रात हो गई है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। धामू जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी तीनों काली बेटियां घर में साफ सफाई और खाना बना रही होती हैं। अरे मेरी बच्ची हो, तुम इतनी छोटी सी उम्र में घर के काम क्यों कर रही हो? पिताजी, माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह से सिर्फ आपका ही नाम पुकार रही हैं। हाँ पिताजी, आज उन्हें दवाई लिए हुए पूरे 1 हफ्ता हो गया है। पिताजी, आप पहले माँ के पास चले जाइए। जैसे ही धामू निर्मला के पास जाता है, निर्मला दर्द से करहा रही होती है। देखिए जी, मेरा कुछ नहीं पता कि मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। हमारी 3 बेटियां हैं, अब आपको उनकी जिंदगी बनानी है। मुझसे वादा करो कि आप हमारी तीनों बेटियों की परवरिश अच्छे से करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ निर्मला, मैं अपनी तीनों बेटियों की परवरिश अच्छे से करूंगा, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धामू इतना कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से निर्मला की आंखें बंद हो जाती हैं, जिसके चलते धामू बहुत फूट फूट कर रोने लगता है। धामू अपनी पत्नी निर्मला का अंतिम संस्कार कर देता है, जिसके बाद वह सब्जी बेचकर अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम शुरू कर देता है। मेरी बेटियों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ का सपना पूरा करो और पढ़ लिख कर कुछ बनो। मैं तुम्हें किसी काबिल देखना चाहता हूँ। उस दिन के बाद से धामू दिन रात मेहनत करता है और सब्जी बेचने के साथ साथ वह एक फैक्ट्री में काम करना भी शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ समय बीतने लगता है, जिसके चलते उसकी बेटियां शादी के लायक बड़ी हो जाती हैं। एक दिन धामू फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। जिस मशीन में धामू काम कर रहा था, अचानक से वह मशीन खराब हो जाती है और धामू के दोनों हाथ उस मशीन के अंदर आ जाते हैं, जिसके चलते वह बेचारा अपाहिज हो जाता है। पिताजी, पिताजी, ये क्या हो गया आपके हाथों को? पिताजी, ये सब कैसे हुआ और किसने किया? बेटी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती की वजह से मेरे दोनों हाथ मशीन में चले गए और मैं अपाहिज हो गया। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। आपके दोनों हाथ अभी सही सलामत है। हम तीनों बेटियां आपके दायां और बायां हाथ हैं। बेटियों, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा तो नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी शादियों के लिए मैंने कुछ पैसा जोड़ा है। तुम शादी करके अपना घर बसा लो। आपको इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं पिताजी? अरे बिटिया, बेटी तो पराया धन होती है, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। तू क्यों चिंता करती है मेरी बच्ची? धामू की तीनों बेटियां उसकी बातें सुनकर रोने लगती हैं, जिसके बाद बेचारा अपाहिज धामू अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे अपनी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी बेटियों का रंग सांवला था। अरे भाई साहब, क्या बताएं तुम्हें, आजकल कोई भी काली या सांवली लड़कियों से शादी ही नहीं करना चाहता। सबको तो अपने घर में गोरी बहू चाहिए। जैसे पंडित जी, मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी अच्छे घर में करना चाहता हूँ। उसके चलते मुझे जितना दहेज देना होगा मैं वो भी दे दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर ये देखो, ये 3 लड़के तीनों भाई हैं और अच्छे घर से हैं। तीनों खुद की कंपनी चला रहे हैं। धामू को वह तीनों लड़के पसंद आ जाते हैं। पंडित जी, मुझे रिश्ता मंजूर है। जितनी जल्दी हो सके इन लड़कों से मेरी तीनों बेटियों की शादी की बातचीत आगे बढ़ाओ। लेकिन याद रहे, दहेज में पूरा 5 तोला सोना और घर का सारा सामान और तीनों दामादों को गाड़ियां देनी होगी। धामू दहेज के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी कर देता है। शादी के बाद जब वह तीनों अपने ससुराल में आती हैं, तो घर पर आए हुए मेहमान उन्हें देखकर कहते हैं, अरे जरा देखो तो सही, विमला की बहू कितने सांवले रंगत और काले चेहरे वाली है। हाँ बहन, तुम सही कहती हो,
ऊंची दुकान फीके पकवान, जितने ये अमीर हैं उतनी ही इनकी बहू काली है। तभी वहाँ विमला आ जाती है। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि पूरी पार्टी में ऐसे लोग कहाँ चले गए जो अपने मनोरंजन के लिए लोगों का मजाक उड़ाते हैं। देखा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो मेरी बहुओं का मजाक उड़ाकर तुम्हें कैसा लगा? हमने तो वही कहा जो सच है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम काली क्यों हो? अरे काला होना कोई पाप नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने ही 2 रंग बनाए हैं और मुझे तो मेरी बहू बहुत सुंदर लगती है। विमला की बात के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता। वहीं विमला की तीनों बहू ये सब सुनकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन शादी के बाद, सभी फंक्शन के बाद विमला अपनी बहुओं से कहती है, देखो इस घर के कुछ कायदे और कानून हैं। हमारे घर की बहू बाहर नहीं जाती, जो चाहिए उसे इस घर में ही मिल जाएगा, बाकी के नियम धीरे धीरे सीख जाओगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अरे मुझे तो लगा था कि हमारी सास बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये तो बहुत सख्त हैं। लेकिन हम तीनों को अपनी माँ का और अपने पिता का सपना भी तो पूरा करना है, और उसके लिए हमें पढ़ाई के साथ साथ बाहर भी जाना होगा। ये सब कैसे होगा? तीनों बहनों को अपनी माँ का सपना पूरा करना था, जिसके चलते वो अपने ही घर में छुप छुप कर पढ़ाई शुरू कर देती हैं। जब रात के समय घर के सभी सदस्य सो जाते हैं, तब तीनों बहनें अपनी किताब निकाल कर पढ़ाई शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वह तीनों बहनें पढ़ाई करके कुछ न कुछ बन जाती हैं। निशा डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर लेती है, आयशा वकील की और राधा कलेक्टर की, जिसके बाद वह तीनों अपने पिता के पास जाती हैं। पिताजी देखो, मैं वकील बन गई और मैं कलेक्टर बन गई। देखो पिताजी, मैं भी डॉक्टर बन गई। आपका सपना हम तीनों बहनों ने पूरा कर दिया। आज तो सच में तुम तीनों ने मिलकर मेरा नाम रोशन कर दिया। तुम्हारी माँ यह देखकर बहुत खुश हुई होगी। तभी वहां अचानक से विमला अपनी कुछ बिगड़ैल सहेलियों को लेकर पहुंच जाती है, जिसे देखकर निशा, आयशा और राधा तीनों बहुत डर जाती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, हम अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहते थे, इसलिए हमने पढ़ाई की। अरे बहू, तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी मांगने के लिए तो मैं इन्हें लेकर आई हूँ। ये वही औरतें हैं जिन्होंने ये कहा था कि मेरी सावली बहू किसी लायक और किसी काबिल नहीं। तो देख लिया तुम सबने कि रंग और रूप कुछ मायने नहीं रखता। असल जिंदगी में इंसान की समझदारी और उसकी अच्छाई ही मायने रखती है। हाँ विमला, तुम सही कहती हो, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारी बहुओं के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। विमला अपनी तीनों बहुओं को गले से लगा लेती है और उन्हें फक्र से अपने घर वापस लेकर जाती है, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आसमान से बर्फ के टुकड़े पूस के सर्दी भरी रात में कहर ढा रहे थे। ठंड की बहती बयार सहारनपुर गांव में सनसना रही थी। ठंड में ठिठुरती हुई वह गरीब माँ जानकी मंदिर की सीढ़ियों पर भीख की आस में हाथ पसारे बैठी थी। भंडारा बटना शुरू हो गया है, जल्दी से लाइन में लग जाती हूँ। जानकी जल्दी से कतार में खड़ी होती है और बार बार कतार में लगकर भंडारे के खाने से भरी थाली बटोरने लगती है। शुक्रिया भगवान, आज मेरी बेटियों को अच्छा खाना मिलेगा। बस मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। मेरी 5 बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। जानकी का फूस का कच्चा घर रेलवे फाटक के पार बना हुआ। मंदिर के सभी भिखारियों का डेरा भी वहीं था। कुछ ही पल में हालातों की मारी वह गरीब माँ घर की चौखट के भीतर कदम रखती है, जहाँ उसकी 4 बेटियां हेमा, रेखा, बबीता और सरिता 6 महीने की रोती हुई पारुल को चुप करा रही थी। माँ आप आ गई, देखो ना पारुल चुप नहीं हो रही है, कब से रो रही है। अपनी माँ के हाथों में खाने से भरी 4 थालियां देखकर उन मासूम बहनों के मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और 4 साल की हेमा कहती है, अरे वाह माँ, पूरी सब्जी लेकर आई हैं, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। हाँ सचमुच, आज तो हम बहनों की बल्ले बल्ले हो गई, पूरी सब्जी और हलवा भी है। चलो साथ मिलकर खाते हैं। सरिता, रेखा और हेमा तो खाने पर टूट पड़ती हैं, मगर 5 बहनों में बड़ी 10 साल की बबीता अपनी माँ से कहती है, माँ आप भी आओ ना। अरे नहीं बबीता बिटिया, मैंने तो मंदिर में ही भरपेट खा लिया था, अगर एक कौर और खाया तो पेट फट जाएगा। इतने के बाद बबीता अपनी बहनों के साथ खाने बैठ जाती है। वह दिन उस गरीब माँ की बेटियों के लिए किसी दावत से कम नहीं था। वहीं दूसरी ओर माँ के मुरझाया चेहरा चीख चीख कर उसके भूखे होने की गवाही दे रहा था। वह ममतामयी माँ अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर सामर्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा था और बच्चियों की भूख मिटाने की होड़ में वह ममतामयी माँ भिखारी बन गई।
समय गुजरता गया। फिर एक रात जानकी के मन में हलचल उठती है। वक्त मेरे हाथों से रेत के जैसे फिसल रहा है। राजेश के जाने से पहले बस टुकड़ों में दिन काट रही थी। भीख मांगकर भी बड़ी मुशक्कत के बाद मैं अपनी 5 बेटियों का पेट भर पाती हूँ। अब तो पारुल भी अपनी बड़ी बहन बबीता से घुल मिल गई है। अब तो मुझे मेहनत के मोड़ पर कदम रखना होगा। अगली सुबह जानकी बबीता को बोलकर काम की खोजबीन में निकल पड़ती है। कुछ दूर आने के बाद उसकी नजर मलबे में काम कर रही महिलाओं पर जा रुकती है, जिसके बाद वो वहाँ के मालिक सतलाल से जा मिलती है। सेठ जी, मेहरबानी करके मुझ मजबूर माँ को भी इस मलबे में काम दे दीजिए। मेरे कांधे पर 5-5 बेटियों का पेट भरने का भार है। उस गरीब माँ के अस्त व्यस्त हुलिये और गिड़गिड़ाहट को देख सतलाल का मन पसीज पड़ता है। बिलखना बंद करो बहन, आकाश के पंछियों से सीखो, जो ना तो बोते हैं न काटते हैं, केवल बटोरते हैं। आज से तुम ये काम करो। शुक्रिया भैया मुझे ये काम देने के लिए। उस दिन के बाद से वह गरीब माँ मगन होकर मेहनत करने लगती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। ये लो जानकी बहन, तुम्हारा महीने भर का मेहनताना पूरे 10,000 है, गिन लो। ये देखकर उस माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। क्या हुआ जानकी बहन, तुम ठीक तो हो? बस गुजरी जिंदगी याद आ गई भैया, जब ये माँ भिखारियों के बीच दिन भर बैठकर पाई पाई के लिए हाथ पसारती थी। अब मैं उनसे अपनी बेटियों की खुशी खरीद सकती हूँ। चलती हूँ। जानकी खुशमन से घर आती है और अपनी बेटियों से बोलती है, मेरी प्यारी बेटियों, कल से तुम बाकियों की तरह स्कूल जा सकोगी। मगर माँ, अगर हम स्कूल जाएंगी तो पारुल को कौन संभालेगा? पारुल कल से अपनी माँ के साथ जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ, बाकियों की तरह हम बहनें भी स्कूल जाएंगी। जानकी कमाए हुए पैसे से अपनी बेटियों के लिए वर्दी, बस्ता, कलम, किताबें खरीद लाती है और बचे पैसे से घर के खाली खत्ते भर देती है। समय गुजरता जाता है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन बबीता बोलती है, माँ, पारुल अब हम हेमा रेखा के साथ रहने लगी है, इसलिए कल से स्कूल से आने के बाद मैं और सरिता भी आपके साथ मलबा ढोएंगी। इससे 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो हम इस तंग बस्ती से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है बेटी। अब अगले दिन से बबीता और सरिता स्कूल की पढ़ाई के बाद अपनी माँ के साथ मलबा ढोने में जुट जाती हैं। समय गुजरता जाता है, जिसके साथ पारुल भी स्कूल जाने लगती है। अपनी माँ को मगन होकर मेहनत करने की छवि मन में बसाए 5 बहनें पढ़ाई करती और 12 साल बीतने के बाद 5 बेटियां बड़ी हो जाती हैं। देख रही हो जानकी बहन, अब तो बबीता और सरिता ने तुम्हारा कंधा पकड़ लिया। हाँ भाई साहब, बस अब परवरिश का भार तो पूरा हुआ, मगर हर क्षण मन में डरा बसा रहता है कि कहीं मुझ बदनसीब माँ का परछावा मेरी 5 बेटी पर ना पड़े, क्योंकि समाज दहेज की लोभियों की ललक से भर गया है कि बिना पैसे के अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। जानकी बहन चिंता न करो, भाई कहा है तो भाई पर भरोसा भी करो। मैं तुम्हारी बेटियों का घर बसाने में भरसक मदद करूंगा। ये सुनकर उस गरीब माँ का टूटा हुआ मन खुशी से भर आता है और वह बोलती है, शुक्रिया भैया, आप इस दुखियारी द्रौपदी के लिए कृष्ण की छवि हैं। सतलाल अपनी रिश्तेदारी में सरिता और बबीता की शादी के लिए रिश्ते तलाशता है और भगवान की दया से उनकी शादी की बात सतलाल के सालों पुराने दोस्त जगलाल के दोनों बेटे संकेत और शुभ से जम जाती है। जानकी, जगलाल को सरिता बबीता जच गई। दोनों बेटे सरकारी मुलाजिम हैं। बिटिया राज भोगेगी। जानकी घर आकर अपनी 5 बेटियों के बीच बबीता सरिता की शादी की बात रखती है। क्या सचमुच माँ दीदी की शादी होगी? हाँ मेरी बच्चियों, तुम्हारी दोनों दीदी दुल्हन बनने जा रही हैं। तो क्या हमारी बहनों की बारात इस बस्ती में आएगी? नहीं, आज की रात इस बस्ती में हम 5 माँ बेटी की आखिरी रात है। मैंने बाहर किराए पर कमरा लिया है, वहाँ भली सुविधा है। इस तरह वह दिन भी दस्तक देता है जब दोनों बेटियां सरिता और बबीता की शादी हो जाती है। जाओ मेरी बेटियों, एक खुशहाल जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे ही समय बीत जाता है, मगर उस माँ के कदमों को अभी थमने की इजाजत कहाँ थी। उसके कंधों पर अभी 3 बेटियों को ब्याहना था। कुछ महीनों के बाद उसकी तीसरी बेटी रेखा की शादी भी सुदेश से तय हो जाती है। रेखा बेटी, तुझे सुदेश पसंद है ना? माँ आपकी बेटी अपनी माँ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। मुझे सुदेश पसंद है। इस तरह गुजरते दिनों के साथ शादी का दिन एक बार फिर दस्तक देता है। अपनी बेटी रेखा को दुल्हन बन देखकर वह गरीब माँ बोलती है,
कितनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया। ऐसा लग रहा है जैसे तेरे चेहरे पर चंदा का नूर उतर आया है। बस भगवान मेरी बेटियों के माथे की लाली बनाए रखे, उन पर कभी आंच ना आए, यही इस माँ के टूटे दिल की दुआ है। माँ, बारात आ गई। इस तरह वह गरीब माँ अपनी तीसरी बेटी की भी शादी कर देती है। पारुल और हेमा किशोरी थी, जिसे इस माँ को कमाने का बड़ा अवसर मिल गया। क्या सर्दी क्या बरसात, उस माँ के कदम कभी घर में नहीं टिके। आखिरकार उसने अपनी चौथी और पांचवी बेटी का ब्याह भी देख लिया। माँ, आप भी हमारे साथ चलिए ना, इस घर में अब बचा ही क्या है। हमारे जाने के बाद आप अकेली पड़ जाएंगी। मेरी बच्ची, अगर तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ चली गई तो समाज के सूबेदारों का मुझ पर उंगली उठाने का अवसर मिल जाएगा और इस गरीब माँ की मजबूरी और मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों माँ? जो माँ हमें अपने खून से सींचती है, हमें खिलाने के लिए खुद भूख की भट्टी में दिन रात जलती है, उन बेटियों को अपनी माँ के दूध का कर्ज उतारने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? क्यों वो बड़े होने के बाद अपने मायके में ना रहने के लिए मोहताज हो जाती हैं? बेटी, ये तो दस्तूर है जिसके कारण हर आंगन की सोन चिड़ैया अपने मायके को सूना करके ससुराल संजोती है। जाओ मेरी बच्चियों। इस तरह वह गरीब माँ अपने भूख, आराम, नींद, दूध और खून की आहुति देकर अपनी पांचों बेटियों को जन्म देती है। उनके भूख मिटाने के लिए भिखारिन की उपाधि भी हंसकर झेलती हुई अपनी बेटियों को ससुराल भेजने का सपना भ्रमित नहीं होने देती, बल्कि उसे पूरा कर दिखाती है, जो एक माँ की अपार ममता को उजागर करता है। दौलतपुर गांव में चैताली और मिताली नाम की ननद भाभी रहा करती थी। मिताली का पति प्रवीण कपड़ों का थोक व्यापारी था, जो बड़े बाजार में होलसेल में कपड़े बेचा करता था। उनका जीवन कम में भी खुशी के साथ रहा करता था। ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार था। चैताली, जरा दरवाजे पर देखो तो तुम्हारे भैया कहाँ रह गए? नहीं भाभी, भैया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर चैताली सुर्ख लाल साड़ी में सजी धजी हुई रसोई घर से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी चैताली मुस्कुराते हुए कहती है, बेचारी मेरी भाभी, इतने घंटे लगाकर मेरे भ्राता श्री के लिए सजी धजी, लगता है भैया के आने तक आपके चेहरे का मेकअप मात दे जाएगा। चैताली, आज के दिन तो अपनी भाभी को मत सताओ। अरे भाभी, आज का दिन तो बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन तो ठीक 3 साल पहले हम दोनों भाभी और ननद के नाते में बंधी थी। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे माँ जैसी भाभी मिली। चैताली अभी ऐसा कह ही रही थी कि अचानक तेज आंधी तूफान उठ जाता है और बिजली की गड़गड़ाहट पूरे गांव में नगाड़े की नाई गूंज उठती है। ये देखकर मिताली घबरा कर कहती है, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? जाने प्रवीण कहाँ रह गए? मिताली अभी ऐसा कह ही रही थी, तभी फोन की घंटी पूरे घर में गूंज उठती है। चैताली झट से फोन उठाती है। तभी वह कुछ ऐसा सुनती है कि फोन झुंझलाहट के साथ उसके हाथों से छूट जाता है। क्या हुआ चैताली? फोन पर कौन था? भाभी, भैया। इतना कहने के बाद दोनों ननद भाभी भरी बरसात में नंगे पांव दौड़ती भागती हुई एक सड़क पर पहुंचती हैं, जहां खड़ी भीड़ को चीरते हुए वह देखती हैं कि प्रवीण बिजली की तारों में मरा पड़ा है। प्रवीण का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ देर बाद बरसात तो थम जाती है, मगर ननद भाभी के आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं लेते। 2 दिन बाद, ये सब क्या हो गया भाभी? भैया हमसे दूर क्यों चले गए? शायद भगवान को हमारी खुशियां खल रही थी चैताली, इसलिए तो उसने क्षण भर में हमारे हंसते खेलते घर परिवार को क्षणभंगुर कर दिया। ऐसा कहते हुए ननद भाभी का दर्द उदास आंखों से फूट पड़ता है। तभी उनके दहलीज पर रईस रायचंद दस्तक देते हुए बरसाती बादल की तरह गरजते हुए कहता है, अरे ओ चैताली मिताली, कहाँ हो दोनों? बाहर आओ। इतनी भोर सवेर कौन हो सकता है? चलकर देखते हैं चैताली। अगले ही पल, अरे रायचंद साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं। प्रवीण ने मुझसे कपड़ों के कारोबार के लिए लाखों रुपए का कर्ज लिया था। ससुरा सूद ब्याज दोनों खाकर मिट्टी में मिल गया। अब उसकी भरपाई तुम दोनों ननद भाभी करोगी। चलो उठाओ अपनी गठरी और निकलो यहाँ से। इतने बेरहम ना बनो रायचंद जी, हम ननद भाभी के पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? जाओ, जाकर किसी मंदिर की सीढ़ी पर हाथ पसार कर भीख मांगो, दोनों ननद भाभी। बेघर हुई ननद भाभी आंखों में आंसू लिए नंगे पांव निकल पड़ती हैं। आंसू पोंछ लो भाभी, आपको याद है भैया हमेशा कहते थे आंसू बहाना बुज़दिली है।
ऐसा कहते हुए दोनों ननद भाभी काम की आस में लोगों का किवाड़ खटखटाने लगती हैं, मगर हर ओट से उन्हें निराशा ही मिलती है। ढलते सांझ के साथ उनका ढांढस घटना शुरू हो जाता है। भूख से छनछनती हुई ननद भाभी एक दूसरे को निहारती हुई बोलती हैं, देखो भाभी, सूरज ढल गया है और मुझे भूख भी लगी है। वो देखो चैताली, वहाँ मंदिर में बड़ी भीड़ लगी है, शायद कोई धनी व्यक्ति भंडारा करा रहा है, चलो चलते हैं। भूख से छछनती हुई दोनों ननद भाभी भिखारियों के संग भीड़ की कतार में लग जाती हैं। काफी देर बाद उन्हें खाना मिलता है। दोनों ननद भाभी भिखारियों के बीच बैठी खाना खाने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों ननद भाभी भिखारियों के भीड़ में मिल जाते हैं। भगवान के खेल भी कितने अजीब हैं ना भाभी, जब चाहता है राजा को रंग और जब मन चाहे करोड़पति को भी भिखारी बना देता है। देखो आज हम दोनों ननद भाभी भी भिखारी बन गई। हाँ चैताली, भगवान इंसानों को अपने इशारों पर जब चाहे कठपुतली की तरह नचा सकता है। अब देखो ना, बेरोजगारी और भूख की मार ने आज हम दोनों ननद भाभी को भी इस मंदिर की सीढ़ियों से मिला दिया। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भिखारी बनकर अपना जीवन यापन करती हैं। तभी एक रोज रायचंद उस मंदिर में आता है। सभी भिखारियों की भीड़ उसे घेर लेती है। फिर जैसे ही रईस रायचंद की निगाह भिखारी ननद भाभी पर पड़ती है, वह हंसी उड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों ननद भाभी की दशा तो बड़ी निराली हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी भविष्यवाणी तुम ननद भाभी को भिखारी बना देगी। देखो कैसे चिथड़ों में जिंदगी काट रही हो तुम। राम राम, कैसे बुरे दिन आ गए तुम्हारे। रायचंद अपनी रईसी के रुझान दिखाकर दोनों ननद भाभी को नीचा दिखाता है, जिस कारण भिखारन ननद भाभी की आंसू से भरी आंखें डबडबा जाती हैं। समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भीख मांग कर अपना पेट भरती थी। फिर एक दिन एक गाड़ी मंदिर के पास से गुजरती है, जिसमें सवार एक शख्स कहता है, सुनो सुनो सुनो, बढ़ती हुई भीषण सर्दियों के कारण सरकार का आदेश है कि अगले 1 माह तक सभी हॉल्ट बाजार से लेकर मंदिर बंद रहेंगे। सभी श्रद्धालु और भक्तजनों से अनुरोध है कि अपने घर में रहें। ऐलान सुनकर भिखारी ननद भाभी झुंझला उठती हैं। शब्द मानो उनका साथ छोड़ देते हैं। तभी वह कहती हैं, अब क्या होगा भाभी, मंदिर के द्वार बंद पड़ने से हम ननद भाभी तो दाने दाने के घटी के चलते भूखे मर जाएंगी। काफी देर सर खपाने के बावजूद भी भिखारन ननद भाभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के कारण उनका चेहरा बेहद फीका पड़ जाता है, मगर पूरा गांव मानो गहरे सन्नाटे में सोया था। सिसियाते दर्द लहजों में जूझती हुई भिखारन ननद भाभी के कदम खाने के कौर के लिए कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं, जहां पड़ी सूखी रोटियां देखकर उनकी आंखों में एक ललक उभर आती है और वह उन रोटी पर लपक पड़ती हैं। तभी चैताली की नजर एक चमकती हुई पर्ची पर पड़ती है। भाभी, ये कूड़ेदान में कैसी पर्ची है? अरे चैताली, इस कूड़े की च में बघार के सिवाय क्या होगा? तुम खामखा सर मत खपाओ। मगर भाभी, ये तो कोई लॉटरी की टिकट लगती है। इसके पीछे लॉटरी की टिकट बेचने वाले का पता भी दर्ज है। ये देखकर दोनों ननद भाभी के आंखों में एक आस उजागर हो जाती है, जिसके बाद भागती हुई उस पते पर पहुंचती हैं जहां रॉबिन नाम का एक शख्स लॉटरी की टिकट बेच रहा होता है। उसके चारों ओर बड़ी भगदड़ मची होती है। वह जैसे ही उसे लॉटरी की टिकट दिखाती है, रॉबिन खुशनुमा अंदाज में कहता है, बहुत बहुत बधाई आप दोनों ननद भाभी को। भैया, आपकी पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। रॉबिन के मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों ननद भाभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 5 करोड़? भाभी, मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम दोनों करोड़पति बन गई। रॉबिन की सहायता से ननद भाभी की लॉटरी की रकम मिल जाती है, जिसके बाद वह रायचंद के कर्ज के बड़े बोझ को चुकता करके अपना घर वापस पा लेती हैं और उस मिट्टी पर एक आलीशान बड़े से घर की नींव रखती हैं, जहां ऐशो आराम की सभी चीज मुहैया होती है। और मुंडेर पर खड़ी पूरे गांव को निहारती हुई कहती हैं, देखो भाभी, एक बार फिर हम ननद भाभी के भले दिन आ गए हैं। अब हमें अपनी पेट की आग बुझाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगना पड़ेगा। हाँ चैताली, अब हमें दर दर की ठोकर खाते हुए भूखे प्यासे ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा और ना हमारे पाँव को पत्थर से ठेस लगेगी। इस तरह भिखारन ननद भाभी का जीवन अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। दुख जितना बड़ा हो, उसका प्रतिफल उतना ही बेहतर होता है। कल तक जो नंद भाभी भीख पर निर्भर थी, आज वह भिखारियों को निष्दिन खाना बांटती नजर आती हैं। स्वरागिनी का आज गृह प्रवेश होता है। उसके साथ सुजाता दरवाजे पर उसकी आरती उतारते हुए कहती है, बहू,
तेरा हमारे इस गरीब खाने में स्वागत है। इस चावल के कलश को पैर से उड़ेलकर अंदर आ जा। स्वरागिनी चावल का कलश उड़ेल कर घर में प्रवेश कर देती है, जिसके बाद वो अपनी शादी की कई रस्में को भी पूरा कर देती है। सारी रस्में खत्म होने के बाद स्वरागिनी अपने कमरे में सोने चली जाती है। आधी रात का समय होता है, घर के सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं। तभी स्वरागिनी नींद से उठती है और चलने लगती है। लगता है सब लोग सो गए हैं, यही सही मौका है। ऐसा कहते ही स्वरागिनी अपनी छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते स्वरागिनी एक सांप के रूप में आ जाती है और अपने हाथ जोड़ने लगती है। उसके हाथ जोड़ते ही उसकी पूंछ में से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसके बाद स्वरागिनी अपनी आंखें खोलती है। अब कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे मेरे पति की परेशानी का समाधान मिल गया। ऐसा कहते ही स्वरागिनी वो सारे सोने के सिक्के इकट्ठे करके कपड़े में बांधती है और अपने कमरे में अपने पति के अलमारी में रख देती है और चुपचाप जाकर बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ऋतिक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। जैसे वो अपनी अलमारी खोलता है, उसे अपनी अलमारी में सोने के सिक्के मिलते हैं। अरे, इतने सारे सोने के सिक्के अलमारी में? सिक्के कहां से आए? अरे स्वरागिनी, जरा देखो यहाँ कितने सारे सोने के सिक्के हैं। क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। लगता है ये भोले बाबा की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तुम सही कहती हो, तुम हमेशा भोले बाबा की पूजा करती हो, शायद ये वही आशीर्वाद है। अब मैं अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकता हूँ, अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। ऋतिक बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उन सभी सोने के सिक्कों की मदद से अपनी कंपनी शुरू कर देता है, जिसके चलते उसकी कंपनी धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। और एक दिन ऋतिक मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। अरे माँ, ये लो मिठाई खाओ। लेकिन बेटा, ये मिठाइयाँ किस लिए? माँ, अब हमें इस छोटे से मकान में रहना नहीं पड़ेगा और हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपको पता है, मेरी खुद की कंपनी शुरू हो गई है। क्या? कहीं तू झूठ तो नहीं कह रहा? अरे बेटा, अपनी गरीब माँ को ऐसे अमीर वाले सपने मजाक में तो नहीं दिखा रहा? देख, अगर ये मजाक है तो यहीं बंद कर दे। अरे नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। और अब हम इस छोटे से मकान में नहीं रहेंगे। स्वरागिनी, ये लो, तुम भी अपना मुंह मीठा करो। ऋतिक और उसकी माँ को इतना खुश देखकर स्वरागिनी बहुत खुश होती है। भोलेनाथ, अपनी कृपा बस इसी प्रकार मुझ पर बनाए रखना। ऐसा कहकर स्वरागिनी अपने कामों में लग जाती है। देखते ही देखते वो लोग छोटे से बड़े मकान में पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन अचानक से ऋतिक बहुत उदास होता है। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? नहीं स्वरागिनी, कंपनी में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उसकी भरपाई कैसे होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। भोलेनाथ के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर स्वरागिनी ऋतिक और अपनी सास को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात के समय स्वरागिनी नींद से जागती है। उसकी काली काली आंखें भूरी भूरी दिखने लगती हैं और वो देखते ही देखते छत पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके जाते ही सुजाता की भी आंखें खुल जाती हैं। अरे, ये बहू इतनी रात के समय छत पर क्या करने गई है? जरा मैं देखूं तो सही। ऐसा कहकर सुजाता ये देखने के लिए उठ खड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ छत पर स्वरागिनी अपने नागिन के रूप में आ जाती है और हाथ जोड़कर भोलेनाथ को याद करती है, जिसके बाद देखते ही देखते उसकी पूंछ में से खूब सारे पैसे ही पैसे निकलने लगते हैं। भोलेनाथ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। स्वरागिनी इतना कहकर सारे पैसे इकट्ठे करके छुपा लेती है और छत से नीचे आने लगती है। उसको नीचे आते हुए देख सुजाता कहती है, अरे बहू, इतनी रात के समय तू छत पर क्या करने गई थी? कुछ नहीं माँ जी, दरअसल मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, तो सोचा मैं छत पर टहलने चली जाऊं। ऐसा कहकर स्वरागिनी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सुजाता को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद स्वरागिनी वो सभी पैसे ले जाकर ऋतिक के तकिए के नीचे रख देती है और सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ऋतिक को उसके तकिए के नीचे खूब सारे पैसे मिलते हैं। हे भगवान, कितने सारे पैसे हैं, लेकिन इतने सारे पैसे आए कहां से? ऋतिक पैसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो स्वरागिनी से कहता है, जब से तुमने इस घर में कदम रखे हैं, मेरी तो सभी परेशानियां दिन प्रतिदिन दूर होती जा रही हैं। कल तक मुझे इतनी टेंशन थी, लेकिन आज देखो, तुम्हारे भोलेनाथ ने फिर से हमारी मदद की। इतने सारे पैसे भोलेनाथ के अलावा और कौन रख सकता है भला? आपने बिल्कुल सही कहा। बस ये तो भोलेनाथ का कमाल है जो उन्होंने अपनी सारी कृपा हमारे ऊपर बरसा रखी है।
ऋतिक खुशी खुशी अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस दिन नाग पंचमी होती है। स्वरागिनी बहुत खुश होती है और नाग पंचमी की पूजा की तैयारियां करने लगती है। आज की रात मैं अपने रूप में आऊंगी और भोलेनाथ की पूजा करने जाऊंगी। स्वरागिनी अपने कमरे में कपड़े तय करते हुए ये कह रही थी कि तभी सुजाता दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब सुन लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरी बहू अपने कौन से असली रूप की बात कर रही है। आज की रात मुझे इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और सभी लोग रात को खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात के समय अचानक से बीन बजने की आवाज आती है, जिसकी आवाज से सुजाता और रागिनी की नींद खुल जाती है। रागिनी बहुत सुंदर कपड़े पहनकर सबसे छुपकर घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुजाता उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आखिर बहू जंगलों के बीचों बीच कहाँ जा रही है? जंगलों से गुजरते गुजरते स्वरागिनी एक भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाती है, जहां वो अपने असली नागिन के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर सुजाता बहुत हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरी बहू एक नागिन है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। नागिन के रूप में आने के बाद स्वरागिनी अपनी नाग पंचमी की पूजा करती है। कुछ ही देर में सुजाता उसके सामने जाती है और उससे कहती है, कौन हो तुम और एक नागिन होकर तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? लगता है भोलेनाथ की यही इच्छा थी कि मैं उनके सामने पूरा सच बताऊं। दरअसल मेरा नाम शिवन्या है और आपकी होने वाली बहू स्वरागिनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक दिन वह मुझे ढूंढते ढूंढते जंगलों के बीचों बीच आ गई। वह मुझे अपनी शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण देने आई थी, लेकिन उसी वक्त कुछ इच्छाधारी नागों ने उसे डस लिया, जिसके बाद वह मर गई। मरते मरते उसने मुझे कहा था, शिवन्या, कुछ ही समय में मेरी शादी है। अगर मेरी शादी नहीं हुई और मेरे पिताजी को मेरे मरने की खबर मिली तो वे जीते जी मर जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जगह तुम मंडप में बैठ जाना। इतना कहकर मेरी प्यारी सखी उसी समय मर गई और उसका वादा पूरा करने के लिए मैंने अपना भेष बदला और स्वरागिनी बनकर मैंने ऋतिक जी से शादी की। शादी के बाद मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और बहुत गरीब थे, इसलिए मैं आपकी हमेशा मदद करती रही। शिवन्या का सच सुनकर सुजाता रोने लगती है। लगता है ये किस्मत का खेल है। माना जो भी तुमसे कुछ हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, लेकिन अब मेरे घर की बहू तुम ही हो। मेरे बेटे को कभी नुकसान मत पहुंचाना, बस यही तुमसे विनती है। सुजाता को हाथ जोड़ते हुए शिवन्या इंसान के रूप में आ जाती है और सुजाता से कहती है, अरे माँ जी, आप हाथ मत जोड़िए, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपके घर पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी और हमेशा आपके पूरे परिवार का ख्याल रखूंगी। उस दिन सुजाता एक नागिन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद शिवन्या अपने पति ऋतिक को फर्श से अर्श पर ले आती है, जिसके बाद वो एक बहू होने का पूरा फर्ज निभाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।